जय हिंद बच्चों, मैं आपकी शिक्षिका खुशबू वर्मा। कैसे हैं आप सब? आप सबको बहुत बहुत प्यार। और आज की कक्षा शुरुआत करते समय आज आपके पाठ्य पुस्तक आरोह का दूसरा पाठ मियां नसीरुद्दीन पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसके सारांश को समझेंगे। मियां नसीरुद्दीन कृष्ण सोबती की रचना है। यह रचना उनके हम हशमत संग्रह संस्मरण संग्रह का एक शब्द चित्र है जो आपके सिलेबस में संकलित है। शब्द चित्र से हम यह समझेंगे कि अपने शब्दों से, जैसे हम लोग ब्रश से, पेंसिल से, रंगों से चित्र बनाते हैं और एक आकर्षक चित्र बनाते हैं, बड़ा खूबसूरत लगता है दिखने में, हमें सब कुछ साफ साफ स्पष्ट नजर आता है। एक अच्छा चित्रकार जो होता है वह रंगों से, ब्रश से, पेंसिल से बहुत ही अच्छी तस्वीर खींचता है। शब्द चित्र में लेखक या लेखिका या संस्मरणकार जो भी है वह अपने शब्दों से किसी के व्यक्तित्व का शब्द चित्र खींचता है। जैसे लगता है जब वो उसका वर्णन करता है, अपने शब्दों को इस तरह से संकलित करता है, उनका संयोजन करता है, शब्दों का संयोजन, कि वो चेहरा हमारे सामने बिल्कुल सजीव हो जाता है। ठीक इसी तरह की रचना आपके इस पाठ्य पुस्तक में है और यह शब्द चित्र है। इसमें लेखिका ने बड़े ही अच्छे और इंटरेस्टिंग, मनोरंजन पूर्ण ढंग से, कि आपको पढ़ने में आनंद भी आए और समझने में भी अच्छा लगे, लिखा है। लेखिका की भाषा तो पंजाबी मिश्रित है, पंजाबी भी है, संस्कृतनिष्ठ भी है। चूंकि इनका जन्म गुजरात में हुआ और 1925 में इनका जन्म हुआ, मृत्यु है 2019 में। तो इनका जन्म जो गुजरात उस समय था 1925 में, स्वतंत्रता के पहले, भारत के स्वतंत्रता के पहले जो था वो अब पाकिस्तान में आ गया। उन्हें पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में आना हुआ। तो इनकी रचनाओं में हमें सब कुछ देखने को मिलता है। पाकिस्तान का गुजरात भी देखने मिलता है, हिंदुस्तान का गुजरात भी देखने मिलता है। संस्कृति का एक अनूठा समन्वय हम इनमें पाते हैं, हम इनकी रचनाओं में पाते हैं, कृष्ण सोबती की रचनाओं में। और ये जिस तरह भारत पाकिस्तान विभाजन पर बहुत सारी रचनाएं लिखी गई, उसी तरह इनकी भी रचनाएं भारत पाकिस्तान पर हैं। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखेंगे आज का पाठ मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन एक सब चित्र है। इसमें नसीरुद्दीन जो है वह एक नानबाई हैं और उनके अनुसार वह एक खानदानी नानबाई हैं, यानी कि उनके पूर्वज, उनके पुरखे इस धंधे को, इस पेशे को अपनाते आए हैं और वो भी इस पेशे को अपना रहे हैं। वो 56 प्रकार की नानबाई मतलब रोटी होता है, रोटियां बनाना जानते हैं। साथ ही वो यह भी जिक्र करते हैं कि उनके पुरखे बादशाह के यहाँ काम करते थे। नानबाई हमारे इस पाठ में एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आता है जो पेशे को, अपने पेशे को एक कला का दर्जा देता है, उसका सम्मान करता है और उसका व्यक्तित्व और स्वभाव जो है बिल्कुल स्पष्ट है। अगर उसको आपकी बात से गुस्सा आता है तो वह गुस्सा भी जाता है, निडर है, आपसे डरता नहीं। पाठ समझाते वक्त आपको बताया जाएगा। और साथ ही यह भी कि बुजुर्ग, यदि उनके बुजुर्ग से फरमाइश बादशाह ने कुछ गलत कर दी तो उसका विरोध भी दर्ज करता है, शागिर्दों को उचित पारिश्रमिक देता है। साथ ही पहले की तरह अपनी कला को आज सम्मान न दिया जाना, सिर्फ उसे बनाने और निगलने, खा लेने और पचा जाने वाली बात है। उसका सम्मान नहीं करना कि वो कितना अच्छे से बनाता है, कितनी मेहनत से बनाता है। इस बात का उसे अफसोस है कि अब उस कला का सम्मान नहीं रहा, बस अच्छा है, खा लिया, हो गया, पैसा दिया, काम खत्म।
इस पार्ट में एक यह भी चीज बताई गई है, जैसे जितना ही यह अपने पुरखों का सम्मान करते हैं, अपनी कला का सम्मान करते हैं कि उन्होंने पुरखों से ये सारी चीज सीखी है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, लेकिन लेखिका को वहां उनकी संतान देखने को नहीं मिलती, उनके शागिर्द मिलते हैं। वह जानना चाहती है कि उनके बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन महसूस होता है मानो एक दर्द है मियां नसीरुद्दीन में, जो एक क्या कहें, अनचिन्हा, अनदेखा एक लाइन खींच दी गई है कि शायद उनके बच्चे इस पेशे को आज नहीं अपनाना चाहते, वो छोड़कर चले गए, तभी उनके चेले शागिर्द जो पेमेंट पर काम करते हैं वो उनके साथ हैं। ठीक है, किस्सा कुछ यूं है। शब्द चित्र का एक आध उदाहरण यहाँ मैं आपको दूं, जो लेखिका लिखती हैं, सुनिएगा। साहबों उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे लुत्फ उठाते उनके मसीही अंदाज का। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संतेरे छिटके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं और मियां मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। आगे देखिए, शब्द चित्र से जो उनके चेहरे का खाका खींचा गया है, ठीक है, और उनकी स्थिति बताई गई है। ऐसा लगता है जैसे मियां नसीरुद्दीन बिल्कुल हमारे सामने हैं और उनके बारे में हमसे बात की जा रही है। अगली पंक्ति है, हमने जो अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। ठीक है, शब्दों का संयोजन देखिए। तो आगे कहते हैं, जैसे वो जो कहते हैं कि क्या कुछ लेने आए, मियां नसीरुद्दीन उनसे पूछते हैं कि कुछ आप लेने आए, तो बोलती है, तो लेखिका बताती है कि नहीं, मैं कुछ लेने नहीं आई हूँ, बस आपसे कुछ सवाल करने थे। तो जब वो उनको पता चलता है कि जो लेखिका हैं वो हजरत खबर नवीस हैं, इसका मतलब पत्रकार हैं, तो बड़े अजीब चेहरे से एक्सप्रेशंस उनके चेहरे पर आते हैं, बड़े अजीब से भाव आते हैं और कहते हैं कि मतलब उनको खबर नवीसों, पत्रकारों के प्रति कोई इज्जत नहीं है। वो कहते हैं कि पेपर पढ़ना यानी अखबार पढ़ना और इस तरह के काम करना बेकार आदमियों के काम है। किसी को फुर्सत होगी अपने काम से तब तो अखबार पढ़ेंगे। सही बात है, कुछ लोग घंटों घंटों पेपर पढ़ते हैं और कुछ लोग हेडलाइन धड़ल्ले से मार लेते हैं और कुछ चलते चलते आजकल मोबाइल में हेडलाइंस देख लेते हैं, यानी कि पेपर उठाने तक की भी फुर्सत नहीं है। खैर, इसमें एक शब्द है, मियां नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है। पंच हजारी अंदाज, ये शब्द है कि जब तक शब्दार्थ आप न देखिए शायद समझ में ना आए। पंच हजारी जो पुराने जमाने में सैनिक होते थे, तो 5000 सैनिकों पर एक ऑफिसर उनका होता था, अधिकारी होता था, वही पंच हजारी कहलाता था। तो जैसा लग रहा है कि बहुत ही मतलब काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति है और उनसे कहा कि कुछ समय निकाल लेंगे, आप आए हैं तो। खैर, इस तरह हम इनको देखते हैं, मियां नसीरुद्दीन को देखते हैं, समझते हैं। मियां नसीरुद्दीन शब्द चित्र जो है, इसमें खानदानी मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों
और स्वभाव का चित्र खींचा गया है। इसमें रोटी पकाने की कला, उसमें खानदानी महारत को हासिल बताया जाता है और इन्होंने अपने पेशे को एक कला का दर्जा दिया है। बोला सीखना तो एक हुनर है, ये सबके वश की बात नहीं है। आपको मैंने बताया कि शायद इनकी संतान भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते, इसको अपनाती नहीं इस पेशे को, इसलिए भी इनके मन में ये बात है कि ये हुनर है जो सीखने वाले के पास ही जाएगी। एक दोपहर जब लेखिका घूमते घूमते अचानक जामा मस्जिद के निकट मोहल्ले के अंधेरी दुकान के पास आती हैं तो पता चलता है कि वो खानदानी नानबाई मियां नसूरुद्दीन की दुकान है। उन्हें यह भी पता चलता है कि वो 56 किस्म की रोटियां बनाते हैं। उनको वो 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए वो मशहूर हैं। पत्रकारों के लिए उनके मन में कोई इज्जत नहीं है, वो समझ जाते हैं। फिर भी वो लेखिका जो कि एक पत्रकार के तौर पर उनके पास जाती है, उनकी बातों का बहुत ही स्पष्ट जवाब देते हैं, जो कि मैंने आपको इसके चरित्र चित्रण करते हुए आपको समझाया। लेखिका को यह भी बताते हैं कि यह पेशा उनका खानदानी है, उनके पूर्वजों ने काम किया है। और जब वह पूछ बैठती है बादशाह का नाम कि किस बादशाह के अंडर में इन्होंने आपके खानदानी के पूर्वजों ने काम किया, तो वो खिसिया जाते हैं। ऐसा होता है ना कि कोई कथा कहानी पीढ़ियों से चली आती है और आते आते उसका स्वरूप बदल जाता है। ठीक यही बात होती है। वो अब उनको बादशाह का नाम तो याद नहीं है, लेकिन पीढ़ियों से उन्होंने सुना है कि बादशाह ने एक बार कहा था उनके पूर्वज से कि यदि आप बिना आग और बिना पानी के किसी किस्म की कोई चीज बना सकते हैं तो हमको खिलाइए। तो यहाँ पर मियां नसीरुद्दीन ये बताते हैं कि भाई ये कहावत तो कि कुएं पर भी रोटी बना सकते हैं, ये कहावत तो उसी समय से मशहूर हुई है। ठीक है, और इस तरह से वो अपनी बातों को छिपा जाते हैं। उनका जो अफसोस है कि अब वो जमाने नहीं है, बात करते करते संतान के बारे में पूछ नहीं पाती हैं और मियां नसीरुद्दीन थोड़ा सा तुनक भी जाते हैं उनके बातों का जब उनको मन नहीं लगता उनकी बातों का, लेखिका के बातों का जवाब देने में। लेकिन अंतिम पंक्ति जो लेखिका लिखती हैं, देखिएगा, एकाएक मियां की आंखों के आगे कुछ कौन किया, एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा। उतर गए वे जमाने और गए वे कद्रदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। यहीं पर आकर यह शब्द चित्र खत्म होता है और हम सबको बहुत कुछ सोचने पर विवश करता है। पाठ पढ़ेंगे हम सभी, बहुत मजेदार है। पूरा पाठ का वाचन तो इस एक वीडियो में संभव नहीं है कि सारांश पर पाठ वाचन भी किया जाए, लेकिन हाँ, पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आएगा। जरूर पाठ पढ़ेंगे और पाठ पढ़ने के बाद फिर एक बार फिर यह वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।